इन दिनों चीन की तरफ से भारत की लगातार तरफदारी की जा रही है। चीन का ये रवैया किसी को पच नहीं पा रहा है। किसी भी वैश्विक मंच पर या वैश्विक मुद्दे पर चीन भारत के पक्ष में नजर आए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर चीन बार बार भारत का पक्ष लेने लगे, भारत की नीतियों की तारीफ करने लगे और तो और भारत की शान में कसीदे पढ़ने लगे, तो आश्चर्य होने के साथ साथ शक भी पैदा करता है कि आखिर ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को क्या हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन ने भारत के तटस्थ रहने के फैसले की काफी तारीफ की थी। फिर चीन ने दोबारा भारत की तारीफ में पुल बांधे जब भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। वहीं अब अफगानिस्तान के मुद्दे पर फिर चीन भारत की तरफदारी कर रहा है। चीन का रवैया भी सभी को हैरान कर देने वाला है। चीन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है जिसको चलते वो भारत की तारीफ पर तारीफ किया जा रहा है। दोस्तों, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत क्या तैयारी कर रहा है। भारत में इस वक्त शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के द्वारा SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत और चीन के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तमाम पड़ोसी देश भाग ले रहे हैं। SCO शिखर सम्मेलन को लेकर चीन ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित ये बैठक एशिया में शांति और सुरक्षा की दिशा में उठाए गए बड़े कदम के संकेत के तौर पर माना जा सकता है। चीन का यह भी कहना है कि नेटो के विस्तार की वजह से एशिया और यूरोप एक टकराव की स्थिति में फंस गया है, जिससे वैश्विक तनाव उत्पन्न हो गया है। इसे लेकर ही मध्य एशिया में भारत, चीन, पाकिस्तान और दूसरे SCO सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं। इसके साथ ही भारत अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, जो एशिया में शांति की दिशा में बढ़ने का एक संकेत है। दोस्तों, अफगानिस्तान के मुद्दे को जानने से पहले आपको SCO संगठन के बारे में बताता हूं कि आखिर ये संगठन क्या है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना साल 2021 में तत्कालीन शंघाई 5 से हुई थी। शंघाई 5 समूह का अस्तित्व साल 1996 में चीन के इसरार पर आया था। उससे पहले 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन और 4 अन्य देश रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान एक साथ आए थे। इन देशों के साथ चीन की सीमा सुनिश्चित नहीं थी। चीन ने 5 देशों का समूह इसलिए बनाया था जिससे कि इन देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा सके। जब इन देशों के बीच सीमा के विवाद सुलझा लिए गए तो ये तय किया गया कि ये सभी 5 देश मिलकर शंघाई 5 का गठन करें, जिससे कि आपस में राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में सहयोग को बढ़ावा मिल सके। साल 2001 में इस समूह में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। इन सभी देशों में राष्ट्रपति प्रणाली वाली शासन व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। उन्हीं के हाथ में विदेश नीति, सुरक्षा और रक्षा और सैन्य मामलों की कमान होती है। इन देशों के प्रधानमंत्री ओहदे में राष्ट्रपति से नीचे होते हैं। उन्हें आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मसलों से जुड़े फैसले करने के अधिकार होते हैं। इस तरह से शंघाई सहयोग संगठन में 2 उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। राष्ट्राध्यक्षों के परिषद यानी CHS, जिसमें सभी देशों के राष्ट्रपति शामिल होते हैं, और शासन अध्यक्षों के परिषद CHG, जिसमें इन देशों के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। CHG की जिम्मेदारी व्यापारिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित होती है। भारत साल 2005 में इस संगठन का पर्यवेक्षक बना। भारत के संसदीय प्रणाली के तहत यहाँ पर कार्यपालिका के वास्तविक अधिकार देश के प्रधानमंत्री के पास होते हैं। इसलिए भारत की ओर से प्रधानमंत्री ही CHS की बैठक में शामिल होते आए हैं। SCO का पर्यवेक्षक रहने के दौरान भारत कभी भी इसके शासन अध्यक्षों या राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में शामिल नहीं हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक बार शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में वर्ष 2009 में शामिल हुए थे। वो भी तब जब रूस ने येकाटेरिनबर्ग शहर में ब्रिक्स और SCO के शिखर सम्मेलन साथ साथ आयोजित किए थे। उस समय दोनों ही संगठनों की अध्यक्षता रूस के पास थी। 2015 में रूस को ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता एक साथ मिली थी। तब भी रूस ने अपने उफा शहर में दोनों संगठनों के शिखर सम्मेलन एक साथ आयोजित किए। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO सम्मेलन में शामिल हुए थे। उसके बाद से ही शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के सभी शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होते रहे हैं। ये सम्मेलन साल 2016 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना, 2018 में चीन के किंगजाओ, 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक और 10 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप में हुए थे। शंघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की अध्यक्षता के उज्बेकिस्तान के कार्यकाल के खत्म होने के बाद भारत इसका अध्यक्ष बना था। वहीं इस बैठक में आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक कट्टरता को रोकने में SCO की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसे लेकर चीन के सुरक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि हालांकि SCO की बैठक में तालिबान शामिल नहीं है, क्योंकि भारत कभी भी तालिबान के साथ सहज नहीं रहा।
लेकिन एससीओ सम्मेलन की सक्रिय मेजबानी करके अब ऐसा प्रतीत होता है कि अफगानिस्तान में भारत अपनी उपस्थिति बढ़ाएगा और अफगानिस्तान की स्थिति पर एक प्रमुख राष्ट्र के तौर पर अपना प्रभाव डालेगा। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, जिससे पूरे देश में दहशत और डर का माहौल है। अफगानिस्तान की आम जनता बेहाल है और महिलाओं और बच्चों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। दुनिया के अलग अलग देश अपने हिसाब से तालिबान की इस हरकत को जायज नाजायज ठहराने में जुटे हैं, लेकिन अब तक दुनिया के किसी भी देश ने अफगानिस्तान में शांति बहाली के कोई प्रयास नहीं किए। वहीं चीन ने अफगानिस्तान को लेकर भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इसके साथ ही चीनी विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के बीच इस बैठक में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि यूरोप की स्थिति ने एशियाई देशों को याद दिलाया कि उन्हें व्यापक सुरक्षा की अवधारणा का पालन करना चाहिए, बातचीत और परामर्श के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए और तब किसी भी असहमति को संघर्ष की तरफ बढ़ाने से हम रोक पाएंगे। भारत में आयोजित की जा रही ये बैठक सुरक्षा के लिए एशिया की खोज का उदाहरण है। दोस्तों, ऐसा पहली बार है जब चीन ने अफगानिस्तान में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकार किया है और माना है कि अफगानिस्तान में भारत भी एक पक्ष है। इससे पहले चीन ने भारत सरकार के गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी सही कदम ठहराया था। G7 देशों की भारत की आलोचना के बाद चीनी राज्य मीडिया ने भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का बचाव किया और कहा था कि भारत को दोष देने से खाद्य समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि यूरोप को भी विकल्प खोजना चाहिए। इसके साथ ही चीन ने यह भी कहा कि कुछ पश्चिमी देश संभावित वैश्विक खाद्य संकट के दौरान गेहूं के निर्यात को कम करने का फैसला लेते हैं तो वो फिर भारत की आलोचना करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त भारत भी देश के अंदर अपनी खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करने के दबाव का सामना कर रहा है। इससे पहले भी चीन ने भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि यूक्रेन मुद्दे पर भारत ने अमेरिका के दोमुहे रवैये को बेनकाब कर दिया। दोस्तों, भारत के साथ 2+2 बैठक से पहले अमेरिका बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा था कि अमेरिका और भारत सामान्य मूल्यों और लचीले लोकतांत्रिक संस्थानों को साझा करते हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने साझा हितों और प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करते हैं। लेकिन इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष पर ही चर्चा करने में काफी वक्त बिताया गया और नई दिल्ली ने जो रुख दिखाया है वो साफ जाहिर करता है कि नई दिल्ली की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से वॉशिंगटन से अलग है। भारत सहित ब्रिक्स देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में भाग लेने से इनकार कर दिया है। भारत ने रूस के साथ व्यापार को निलंबित तो नहीं किया, बल्कि भारत ने रूस से ऊर्जा आयात में वृद्धि ही कर दी है। चीन का कहना है कि क्वाड का सदस्य देश होते हुए भी भारत में अमेरिका की नीति का अनुसरण नहीं किया गया, जिससे अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इससे यह भी पता चलता है कि वॉशिंगटन की रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके दायरे में वो देशों को नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन अमेरिका के पास अब कुछ ही उपग्रह राज्य हैं। लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का पालन किया और अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया और भारत ने न ही रूस की आलोचना की और न ही रूस से व्यापार कम किए। पिछले 2 महीने में 3 बड़े मुद्दों पर चीन ने भारत का पक्ष क्यों लिया, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं चीन के विदेश मंत्री ने भी भारत का दौरा किया था और भारत के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की थी। कई विशेषज्ञों को कहना है कि चीन भारत की बार बार इसलिए तरफदारी करता है क्योंकि वो इस साल के अंत में चीन में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजिंग बुलाना चाहता है, जिसमें शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे। और चीन की कोशिश यह है कि विश्व के 3 शक्तिशाली नेताओं को एक साथ लाकर वो पश्चिम को संदेश दे सके कि चीन विश्व का सुपर पावर बन चुका है या बनने वाला है। हालांकि इस बात की उम्मीद काफी कम है कि भारतीय प्रधानमंत्री चीन का दौरा करेंगे।